ये डीजल वाली टॉय ट्रेन है। अभी खाली डब्बे इसे लोको सेट में ले जाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यह खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए कई रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। इनमें पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों पर कोई 140 बरस से चलने वाली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन का नाम भी शामिल है इस सूची में। यह ट्रेन लंबे समय तक बंद रही थी। इसी सप्ताह दोबारा चलना शुरू हुआ है न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच। लेकिन अब केंद्र के इस फैसले के बाद इसके भविष्य पर संशय पैदा हो गया है। पर्यटकों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी आशंकित हैं। उनको डर है कि निजी हाथों में जाते ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही इस ट्रेन में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाएगी, किराया बढ़ेगा और इसकी हेरिटेज वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपको बता दूं कि यूनेस्को ने इसे अपने हेरिटेज सूची में भी शामिल कर रखा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अगर जचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। महामारी की वजह से बीते साल से ही न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच यह सेवा बंद थी। बीती जनवरी में इसे दार्जिलिंग से घूम के बीच चलाया गया था, लेकिन फिर कोरोना की दूसरी लहर में बंद करना पड़ा था। लगभग 141 साल पुरानी यह सेवा यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल है। यह दार्जिलिंग आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रही है। लंबे अरसे तक बंद रहने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाल में यह ट्रेन शुरू हुई है दोबारा। इसके दोबारा शुरू होने से पर्यटन पर आधारित पर्वतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिलने की उम्मीद तो जगी है, लेकिन इसे निजी हाथों में सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले से इस ऐतिहासिक ट्रेन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के निजीकरण के लिए 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री ट्रेनों, 15 स्टेडियमों और कई रेलवे कॉलोनियों के पहचान का संकेत दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कोंकण और कुछ अन्य पहाड़ी इलाकों की ट्रेनों के निजीकरण की बात भी कही है। वैसे एहतियात के तौर पर सरकार इस मामले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शब्द का इस्तेमाल कर रही है निजीकरण की बजाय। और वित्त मंत्री का कहना है कि इससे इस निजी हाथों में सौंपने से विकास होगा, निवेश आएगा और 20 साल से लेकर 90 साल तक मुनाफा कमाएंगे वे लोग, लेकिन मालिकाना हक सरकार का ही रहेगा और रेलवे का तेज़ी से विकास संभव होगा। लेकिन दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के टूर ऑपरेटर इस टॉय ट्रेन को निजी हाथों में सौंपने का विरोध कर रहे हैं। यह ट्रेन दार्जिलिंग पर्वतीय इलाके की पहचान बन गई है और टूर ऑपरेटरों की दलील है कि इससे इस ट्रेन की अहमियत खत्म हो जाएगी और तमाम संगठनों ने इसके विरोध में केंद्र सरकार को पत्र लिखने का भी फैसला किया है। हिमालयन टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क के महासचिव सम्राट सान्याल कहते हैं कि मेरी राय में इससे समस्या बढ़ेगी, जिसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ेगा। हम केंद्र को पत्र भेजेंगे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी DHR इंडिया सपोर्ट के महासचिव राज बसु का कहना है कि निजीकरण किया जा सकता है, लेकिन उससे इस ट्रेन के हेरिटेज दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। केंद्र को इस पहलू का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने भी केंद्र के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे ट्रेन का किराया बेतहाशा बढ़ जाएगा और यह आम पर्यटकों की पहुंच से बाहर चला जाएगा। केंद्र सरकार सब कुछ बेचने पर तुली है, हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उत्तर बंगाल के महासचिव विश्वजीत दास का कहना है कि इस ट्रेन को मौजूदा स्थिति में ही बेहतर तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। हम निजीकरण के खिलाफ हैं और केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे।
दूसरी ओर सिलीगुड़ी के बीजेपी विधायक शंकर घोष ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे इलाके का विकास होगा, पर्यटन उद्योग को विकसित होने में सहायता मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब मैं इस टॉय ट्रेन के इतिहास के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यह अपने आप में एक इतिहास समेटे है। इस रेलवे लाइन का निर्माण वर्ष 1879 यानी 1879 से 1881 के बीच किया गया था। यह लाइन दार्जिलिंग में समुद्र तल से करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। ईस्टर्न बंगाल रेलवे के एक एजेंट फ्रैंकलिन प्रेस्टेड के दिमाग में पहले इसका ख्याल आया था, लेकिन इस योजना को तैयार करने में ही करीब 8 साल लग गए। 4 अप्रैल 1881 को पहली बार यह ट्रेन सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंची थी। 80 के दशक तक यह ट्रेन पर्वतीय इलाके में खाद्यान्न और अन्य सामानों की सप्लाई का प्रमुख जरिया थी, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगने और सड़क मार्ग तैयार होने के बाद यह काम सड़क मार्ग से होने लगा। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया था। कई दशकों से यह ट्रेन आम सैलानियों के अलावा बॉलीवुड के भी आकर्षण का केंद्र रही है। आराधना और परिणीता समेत ना जाने कितनी ही फिल्मों और उनके गाने इस पर फिल्माए जा चुके हैं। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभानंद चंदा का कहना है कि यह ट्रेन सेवा दोबारा शुरू हुई है लंबे समय बाद। इसमें यात्रियों के लिए कुल 46 सीटें होंगी, जिनमें फर्स्ट क्लास में 17 और जनरल में 29। और उम्मीद है कि यह ट्रेन दोबारा पर्यटकों में लोकप्रिय होगी। लेकिन ट्रेन लोकप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब इसके भविष्य पर जो संशय के घने काले बादल मंडरा रहे हैं, उनका क्या होगा, यही आशंका है स्थानीय लोगों में और टूर ऑपरेटरों में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।